हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। आप देख सकते हो इसमें 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है द महाभारत हैज़ अ जैन वर्जन। इन दिस वर्जन द बैटल इज बिटवीन कृष्णा ऑफ द्वारका एंड जरासंध द एम्परर ऑफ मगध। ये सेकंड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है द बैटल इज नॉट बिटवीन पांडवास एंड द कौरवास। तो ये 3 सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इन द जैन ट्रेडिशन ऑफ द महाभारत द बैटल इज नॉट बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास बट बिटवीन कृष्णा ऑफ द्वारका एंड जरासंध द एम्परर ऑफ मगध। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि इसमें इन्होंने जैन ट्रेडिशन की भी बात कर दी और ये भी बता दिया कि बैटल जो है वो पांडवा और कौरवास के बीच में नहीं था बल्कि कृष्णा और द्वारका एंड जरासंध ऑफ द एम्परर ऑफ मगध के बीच में था। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कि सेकेंड है द जैन वर्जन ऑफ द महाभारत हाईलाइट द बैटल ऑफ कृष्णा विद जरासंध। तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, इसमें बैटल कौरवास और पांडवास के बीच में नहीं था, ये वाली बात नहीं गिवन। द पांडवास सपोर्टेड कृष्णा और द्वारका अगेंस्ट जरासंध द एम्परर ऑफ मगध एंड द कौरवास सपोर्टेड, ये वाली बात भी कहीं नहीं दी हुई है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। फिर थर्ड की अगर हम बात करें तो द जैन वर्जन ऑफ द महाभारत द पांडवास सपोर्ट कृष्णा और द्वारका वेराज द कौरवास सपोर्टेड जरासंध द एम्परर ऑफ मगध, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि करेक्ट अल्टरनेटिव बताओ सब्सटीट्यूट करने के लिए। शी टेक्स अप की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? टेक्स ऑफ, टेक्स ओवर, टेक्स डाउन या टेक्स आफ्टर। तो यहाँ पे जो आएगा वो टेक्स आफ्टर आएगा। ये बोलना चाहते हैं कि लुक्स में तो वो अपनी मदर के जैसी थी, ठीक है, सिमिलर इन लुक्स, लेकिन बिहेवियर में नहीं थी। यहाँ पे अगर हम टेक्स ऑफ की बात करें तो टेक्स ऑफ तो हम एरोप्लेन के साथ बोलते हैं, जैसे कि द एरोप्लेन, द फ्लाइट टेक ऑफ। तो टेक ऑफ करने का मतलब होता है या फिर कोई चीज़ स्टार्ट होना या फिर कोई जर्नी स्टार्ट होना या फिर कोई चीज़ स्टार्ट हुई तो उसको हम कहते हैं टेक ऑफ कर लिया उसने, उड़ान भरी किसी एयरक्राफ्ट में, तो हम उसको बोलते हैं टेक्स ऑफ। टेक्स ओवर का मतलब या टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना, जैसे किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लेना, ठीक है। यानी कि अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी में किसी चीज़ को ले आए, अपनी अथॉरिटी में आप किसी चीज़ को ले आए। टेक डाउन करने का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं कि नोट्स को टेक डाउन कर लो, यानी कि नोट करना, किसी चीज़ को नोट डाउन करना, हम बोलते हैं टेक डाउन। टेक डाउन मतलब नोट डाउन कर लो। और टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, यानी कि एक सा दिखना, किसी के जैसा दिखना, ठीक है। तो ये सारे आएंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन है शी हैड अ चाइल्ड्स इनक्वाइट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज। ये बोल रहे हैं कि उसके पास शी हैड अ चाइल्ड्स इनक्वाइट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि उसके पास जैसे चाइल्ड के पास अवेयरनेस होती है ऑफ लैंग्वेज। इनक्वाइट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बिगनिंग में है, ठीक है, नॉट फुली डेवलप्ड। बेसिकली वी कैन से नॉट फुली डेवलप्ड, दैट इज नॉट फुली डेवलप्ड। जो अपनी इंसेप्शन में है, आप इसको इंसेप्शन भी बोलते हैं। इंसेप्शन का मतलब भी यही होता है जो बिगनिंग फेज में होता है, ठीक है, जो फुल्ली फॉर्म्ड नहीं होता, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता। तो एक वर्ड तो इसके लिए होगा इनक्वाइट, एक वर्ड हो गया इंसेप्शन। थर्ड वर्ड जो है आप याद कर सकते हो रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का भी मतलब यही होता है कि जो चीज़ अपनी स्टार्टिंग वाले फेज में है, अभी फुल्ली फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि नियरेस्ट इन मीनिंग क्या है। तो इस तरीके का हाईलाइटेड वर्ड जब भी दे रखा हो 2 बार अपना क्वेश्चन जरूर चेक करना कि सिनोनियम पूछ रहे हैं या इंटोनियम पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसी गलतियाँ बहुत बार होती हैं। तो इनक्वाइट, अब मर्क्यूरियल का क्या मतलब होता है? मरकरी एक एलिमेंट सुना होगा। मरकरी क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे वो बहुत जल्दी पिघल जाता है और वो जो है बहुत जल्दी टेम्परेचर वेरिएशन शो करता है, आपको टेम्परेचर में वेरिएशन शो करता है, मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है मरकरी। तो मर्क्यूरियल का भी मतलब ऐसा ही होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, वेरी होती है। डिक्री का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर। ऑफिशियल ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? डिक्री बोलेंगे। और कन्फ्यूज तो आपको समझ में आता है, जो फुली सेंसेस में नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज है, इन फुल सेंस नहीं है। डिप्रेव का मतलब होता है मॉरली इल। क्या बोलेंगे हम? मॉरली इल। सो इसमें क्या आएगा आपका आंसर? इनक्वाइट मतलब नॉट फुली फॉर्म्ड, और कन्फ्यूज भी समवॉट सिमिलर ही है। डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं है वैसा जैसा बोल रहे हैं। और इनक्वाइट का मतलब होता है बिगिनिंग में है अपनी, मॉरली इल तो नहीं आ सकता। मर्क्यूरियल भी नहीं आएगा। मर्क्यूरियल का मतलब तो होता है कि वैरी कर रहा है बहुत ज़्यादा या फ्लक्चुएट कर रही है कोई चीज़, फ्लक्चुएट कर रही है। अब यहाँ पे हम फ्लक्चुएट तो नहीं कह रहे ना, हम तो बेसिकली कन्फ्यूज बोलेंगे इसका सिनोनियम, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इस ईडियम का मतलब बता दो कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। इसका मतलब ये है कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि पुडिंग की क्वालिटी क्या है या कैसे बनाई गई है या टेस्ट कैसा है। वो तो तभी पता चलेगा ना हमें जब हम उसको खा लेंगे। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट्स आर द ओनली वे टू जज समथिंग्स क्वालिटी और वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है, ट्रुथ, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? ट्रुथ, सच्चाई किसी चीज़ की। तो यहाँ पे फोर्थ ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड फिनिश्ड राइटिंग द लेटर व्हेन ही अराइव्ड।
आई हैड फिनिश्ड राइटिंग द लेटर व्हेन ही अराइव्ड। आपसे यहाँ पे टेंस पूछ रहे हैं इसकी, हैड फिनिश्ड की, तो क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो नहीं है, कॉन्टीन्यूस में तो आईएनजी आता है, ठीक है। सिंपल पास्ट है क्या, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हैड हैज़ हैव कुछ नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है, हैज़ हैव से स्टार्ट होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही दे रखी है हैड फिनिश्ड, यानी कि फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका PQRS है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार सारा रीड कर लो, या फिर ऐसे कर सकते हो, अगर जल्दी करना चाहते हो तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, तो पहले आप इसके ऑप्शंस ही देख लो क्या दे रखे हैं, ACCB इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि हमें D तो स्टार्ट करना ही नहीं है। अब अगर मैं देखूँ तो A क्या कहते हैं, बट इन माई सर्च फॉर अ सेफर कार ओवर द लास्ट ईयर आई हैव डेवलप्ड अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट दिस मशीन कैन डू। B कह रहे हैं द वुमन हु चेंज द कार गेम फॉर गुड, बेर्था बेंज। C है while I enjoy road journeys I have not been very interested in cars beyond their practical use which is to drive me from point A to B। अब यहाँ पे हमें C बहुत अच्छा एक ऑप्शन लग रहा है, या तो B या तो C, A से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, A तो सही यूसेज नहीं लग रही। अब C के यहाँ पे दो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हमारी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि C ज़्यादा सही होने के चांस है कि C से स्टार्ट होगा। तो C से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो C के बाद या तो A आएगा या तो B आएगा। देख लेते हैं, while I enjoy road journeys I have not been very interested in cars beyond their practical use which is to drive me from point A to B। ये क्या कहना चाह रहा है कि रोड जर्नीज को मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कार्स के बारे में जानना नहीं चाहता, क्योंकि उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है मेरे लिए वो यही है कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट A टू पॉइंट B जो है वो हमें ड्राइव कर देती है, इससे ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं इसके बाद B लिखती हूँ, द वुमन हु चेंज द कार गेम फॉर गुड, बेर्था बेंज, तो कोई मतलब नहीं लग रहा, कोई कनेक्शन नहीं लग रहा इन दोनों सेंटेंसेस में। अगर A लिखती हूँ तो बट इन माई सर्च फॉर अ सेफर कार ओवर द लास्ट ईयर आई हैव डेवलप्ड अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट दिस मशीन कैन डू। अब समझ में आ रहा है, पहले ये बोल रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, C में क्या बोल रहा है, C में बोल रहा है कि मैं तो इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं था कार्स में, लेकिन A में क्या बोल रहा है कि मेरे को एक कार सेफ कार खरीदनी थी लास्ट ईयर, इसलिए मैंने डीपर एप्रिसिएशन डेवलप करा इस मशीन का, मैं ज़्यादा उसको समझने लगा, ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगा। उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब C के बाद A आएगा, DB, यही होगा आपका ऑप्शन। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। एंड द एप्रिसिएशन ग्रू व्हेन आई लर्न अबाउट द फर्स्ट पर्सन एवर टू टेक अ लॉन्ग रोड ट्रिप। और फिर यहाँ पे ये इस पर्सन की बात करता है, बर्था बेंज की, यानी कि ये बिल्कुल सही से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन हो गया वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट, राइट एंड राइट का डिफरेंस बताना है आपको। यहाँ पे बहुत सिंपल है, राइट का मतलब क्या होता है, सही गलत वाला, सही गलत, सही हो या गलत हो, और राइट का क्या मतलब होता है, कुछ लिखना, सिंपल है। फर्स्ट वाला ये आपका ऑप्शन देखो, राइट कैन मीन मॉरली करेक्ट और प्रॉपर, और राइट का मतलब होता है कि कुछ रिकॉर्ड करना इन्फॉर्मेशन यूजिंग रिटन सिम्बल्स। नेक्स्ट, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक्सक्लेम्ड तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्सक्लेम का एक्सक्लेम्ड ही रहेगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफीज जो है वो हट जाएंगे, दैट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपको पूरा किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है, आपका पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो वॉज वाले तो सारे सही हैं, इस वाले गलत है, ठीक है, ये वाला हो सकता है सही हो। अब ये वाला और ये वाला, अब इसमें दे रखा है अस, और यहाँ पे दे रखा है अस, तो अस किस में हो जाता है, देम में कन्वर्ट हो जाता है, तो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देम है और यहाँ पे देम है। अब आप यहाँ पे देखो, पढ़ लेते हैं। मिसेस बेट्रम एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी काइंड ऑफ मी टू बी टेकिंग एन इंटरेस्ट इन देम। टू बी टेकिंग कैसे हो गया भाई, टू टेक है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू टेक ही आएगा। ये क्यों चेंज कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पे इट वॉज ऐड हो गया ना, तो फिर ये क्यों चेंज होगा, टेक का टू बी टेकिंग क्यों होगा, टेक को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे से हाउ काइंड ऑफ यू को चेंज कर देंगे, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ मी टू टेक एन इंटरेस्ट, ठीक है, दो बार हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो सही कौन सा हो जाएगा सेंटेंस, ये वाला। नेक्स्ट है आपको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब करेक्ट सेंटेंस ये ग्रामेटिकली हमसे पूछ रहे हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। फर्स्ट वाला देखोगे तो वी वॉज ट्राइंग या वी वर ट्राइंग, ठीक है। हिज पैंट्स वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। अगेन ये पैंट्स जो है वर्ड ये हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, और प्लूरल के साथ वर्ब भी जो है वो प्लूरल आती है, तो यहाँ पे भी वर आएगा। हिज पैंट्स वर टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। नेक्स्ट है राकेश टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट द गेस्ट ऑफ द पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये राकेश है, सब्जेक्ट क्या है राकेश, टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट द गेस्ट ऑफ द पार्टी। ये वर्ब जो है यहाँ पे वर्ब ये है ग्रीट वर्ब, लेकिन ये आई कैसे फॉर्म में हुई है, प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। प्लूरल में तो नहीं आनी चाहिए थी, आनी कैसे चाहिए थी, सिंगुलर में। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे बात है कि ये जो टुगेदर विद होती है ना, एज अ आप इसको क्या प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ करते हो, ठीक है। और फिर अगर ये प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रही है तो इसके हिज वाइफ जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा इसके साथ, सब्जेक्ट्स दो नहीं होंगे, सब्जेक्ट एक ही था, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वो कैसे है, अमोल टुगेदर विद राघव वेलकम्स द न्यू मेंबर, तो ये सही हो गया क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर था और ये भी सिंगुलर वर्ब हो गई, तो ये वाला सेंटेंस फिर ठीक हो गया, ठीक है। ये वाला सेंटेंस जो है वो ठीक हो गया। नेक्स्ट,
द मनी अराइव्ड व्हेन आई लिटिल एक्सपेक्टेड इट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या है ऑफ कंपैरिजन फॉर द गिवन सेंटेंस। अब सुपरलेटिव क्या होती है, ठीक है, तो द मनी अराइव्ड व्हेन आई लिटिल एक्सपेक्टेड इट, जैसे कि हम सुपरलेटिव में क्या बोलते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वाली डिग्री होती है वो बेस्ट हो गई, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट में। तो इसमें क्या होगी, लिटल की, लेस तो नहीं होगी, लिटल की लिटल तो नहीं होगी, ठीक है। और इसमें तो गाया भी कर दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो लीस्ट हो जाएगा इसका, लिटल का सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ फैक्ट्स और अ फिक्स्ड लिमिट दैट एस्टैब्लिशेस और लिमिट्स हाउ समथिंग कैन और मस्ट हैपन और बी डन। ये क्या है, बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई डेफिनेशन पूछे हैं इनमें से किस चीज़ की है। तो सेट ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं या फिर फिक्स्ड लिमिट लिखी हैं जो इस्टेब्लिश करती हैं आपको कि आपको कोई काम को कैसे करना है, कैसे समथिंग इज़ हैज़ टू बी हैपन, ठीक है, कैसे आपको कोई चीज़ करनी है। तो उसको जो है वो पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर का मतलब यही होता है कि ऐसा कुछ फैक्ट्स, ऐसी कुछ लिमिट्स आपको डिस्क्राइब करी गई हैं कि ये काम को कैसे करना है, तो इस काम को करने का ये पैरामीटर है। स्कोप क्या होता है कि किस एक्सटेंट तक कोई चीज़ जा सकती है, किसी चीज़ का क्या एक्सटेंट है, उसको हम स्कोप कहते हैं। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम तो होता है कम से कम, तो कम से कम का तो मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। और पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी का मतलब है कोई भी, अगेन, वे ऑफ डूइंग, कोई सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो, सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी जगह पे ये आपको बताई जाए, ठीक है, वो पॉलिसी होती है। यहाँ पे हम फैक्ट्स की बात करें, पॉलिसी जो है वो रूल्स हो सकती हैं, फैक्ट्स नहीं हो सकते। मे बी फैक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसी का कैसा यूज़ किया जाता है कि ये पॉलिसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ये रूल्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन फैक्ट्स या फिक्स्ड लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई। तो इसका जो आंसर आएगा वो पैरामीटर ही आएगा। नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज़ जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही लास्ट करे, ठीक है। तो इसमें से कौन सी, एवानेसेंट है, एवानेसेंट टेम्परेरी, टेम्परेरी है कोई चीज़। रेमिनिसेंट क्या होता है, जो चीज़ हमें किसी चीज़ का रिमाइंड करवाए, किसी चीज़ को रिमाइंड करवाए। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेमिनिसेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये सीधा सीधा रिलेटेड है रिमाइंड से। फ्लोरोसेंट का क्या मतलब होता है, जो चीज़ कोई बहुत ब्राइट चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ जो लाइट एमिट कर रही हो। फ्लोरोसेंट आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो चीज़ कोई लाइट एमिट कर रही हो, कोई चीज़ जिसमें से समझ लो लाइट आ रही है बाहर। एक्विसेंट क्या होता है, एक्विसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आजकल काफ़ी आ रहा है ये बार बार मॉक्स में। एक्विसेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेकर राजी तो नहीं हो, आप किसी चीज़ को लेकर राजी तो नहीं हो, लेकिन विदाउट प्रोटेस्ट उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इसका मतलब हो गया बेसिकली एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, जिसको लेकर आप बहुत प्रॉम्प्टली अग्री तो नहीं करते थे, लेकिन विदाउट एनी प्रोटेस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली कोई चीज़। इसका मतलब ये होता है एक्विसेंट। आपको अगर याद नहीं रहता तो एज एक्सेप्ट या अग्रीमेंट आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसमें ये अग्रीमेंट से अलग इसीलिए है क्योंकि एक्विसेंट का यही मतलब है कि आपने अग्री तो कर दिया विदाउट एनी प्रोटेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपके मन में थोड़ा संशय था किसी चीज़ को लेके, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको इजी टर्म्स में एक्सेप्ट या अग्री से याद कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर तो वैसे इवेनेसेंट था। डन। नेक्स्ट, द कॉलोनल सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। आपको द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि सेड दैट दे रखा है यहाँ पे, तो सेड हो जाएगा, सेड सेड सेड, सीज वाला गलत, ठीक है। सेड है तो सेड 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 में ही आई होगी स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सेड है तो पहले भी आपका सेड ही लिखा गया होगा। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग, यही सही है। इट गेव मी ग्रेट, गेव नहीं होगा, गेव दे रखा है, यहाँ पे गिव होगा तो गिव का गेव बना होगा, ये भी गलत हो गया, तो यही सही है वैसे भी। अच्छा, इट गिव्स नहीं आएगा, इट गेव आएगा, नहीं गिव्स ही आएगा, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है ना, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है ना, डायरेक्ट स्पीच तो यहाँ है ना, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कंडेंसेशन का अपोजिट पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, कोई भी हाईलाइटेड वर्ड हो आपको पहले ऊपर जाकर चेक करना है क्वेश्चन में 2 बार कि भाई पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है, एंटोनियम पूछा है। अब यहाँ पे एंटोनियम पूछा, कंडेंसेशन का इवेपोरेशन होता है, हमने सब पढ़ा है। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स डाल देना, किसी के स्कोप को नैरो कर देना, ठीक है, किसी के स्कोप को नैरो कर देना। एब्रिजमेंट क्या होता है, किसी 2 चीज़ों की दूरी को कम करना, शॉर्टन कर देना किसी चीज़ की दूरी को, ठीक है, अब्रिजमेंट। रिकैपिचुलेशन क्या होता है, रिवाइज करना, ठीक है, समराइज करना, रिकैपिचुलेट। और इवेपोरेट क्या होता है, पानी का उड़ जाना। कंडेंसेशन क्या होता है, पानी का भाप, जो भाप है उससे दोबारा पानी बन जाना, वो कंडेंसेशन है। और इवेपोरेशन क्या है, पानी से धुआं बन जाना। सो आंसर ये है। नेक्स्ट, वनरस। वनरस का क्या मतलब होता है, बर्डनसम, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत डिफिकल्ट है,
ठीक है, बर्डनसम इसका आंसर है। ऑनरेबल का मतलब होता है इज्जतदार, लाइट का मतलब लाइट है, ओकेजनल का मतलब है कभी कभी होना, ओकेजन्स पे कोई चीज़ होना। बर्डनसम का मतलब भी होता है कोई हार्ड चीज़, ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज़, और वनरस का भी सेम मतलब है। नेक्स्ट, मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन क्या होता है? कुछ बुरा किसी के लिए प्रेडिक्ट करना या किसी के लिए कुछ बुरा बोलना, बुरा भला बोलना, ठीक है, मैलेडिक्शन। जैसे कि कर्ज, ठीक है, जैसे कि कर्ज करना किसी को। बेनेडिक्शन होता है इसका उल्टा आशीर्वाद देना किसी को। प्रेडिक्शन होता है किसी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, और इलनेस बीमारी होती है, ठीक है। आंसर यहाँ पे कर्ज। नेक्स्ट, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको लास्ट में करेंगे। उसके बाद है द वंडर ऑफ वंडर्स इज डैश मैनेज टू मेक अ लिविंग इन द फेस ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन। द वंडर ऑफ वंडर्स इज डैश मैनेज टू मेक अ लिविंग इन द फेस ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन। और आपसे ये सारे दे के पूछ रहे हैं। वैसे तो बहुत ईजी है कि हम एक एक लगा के देख लें यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो हाउ एवरी पीपल, अब एवरी बताओ, एवरी के बाद जब भी आता है तो पीपल कैसे आता है? पीपल जो है वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है। एवरी के बाद प्लूरल नहीं आता, जैसे हम बोलते हैं एवरी बॉय, कभी ऐसे बोलते हैं एवरी बॉयज़, बॉयज़ तो नहीं आता एवरी के बाद। यानी कि यहाँ पे एवरी पर्सन तो आ सकता है, एवरी पर्सन, लेकिन एवरी पीपल नहीं आ सकता, ठीक है ना। एवरी पर्सन तो आ जाएगा लेकिन एवरी पीपल नहीं आएगा, तो ये तो हो गया गलत। हाउ दीज पीपल, द वंडर ऑफ वंडर्स इज हाउ दीज पीपल मैनेज टू मेक अ लिविंग इन द फेस ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन, ठीक लग रहा है। हाउ ऑल पीपल्स, तो पहली बात पीपल कोई वर्ड नहीं है। हाउ ऑल दैट पीपल, कौन से दैट, ऐसे दैट कैसे लगा दें हम जब हमें पता ही नहीं है यहाँ पे इस सेंटेंस का कि कौन से पीपल हैं, तो यहाँ पे दीज पीपल आएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा ये। उसके बाद इन ऑगस्ट नेक्स्ट ईयर शी विल बीन स्टडिंग फॉर 4 years, तो यहाँ पे आपका आएगा इन ऑगस्ट नेक्स्ट ईयर शी विल बीन, ये गलत है, विल बीन नहीं, विल बी आएगा, ठीक है। सिंपली समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कि विल बी स्टडिंग आएगा। नेक्स्ट, ये गलत हो गया। सम पीपल रिगार्ड अ फियर ऑफ न्यू थिंग्स एज एन अनमिस्टेकेबल साइन ऑफ अ प्रोविंशियल एटीट्यूड। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एटीट्यूड की स्पेलिंग जो है आपकी गलत है। प्रोविंशियल ठीक है, सम ठीक है, अनमिस्टेकेबल भी ठीक है। एटीट्यूड में जो है वो ATTITUD आएगा, तो ये वाला ठीक। नेक्स्ट, आफ्टर द मूवी डैश वी डैश टू अ कैफ़े, तो यहाँ पे आपको जो है वो टेंसेस बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड टेंसेस क्या हैं। अब एक बात ध्यान रखना, एक ही सेंटेंस के अंदर हम एक ही टाइप की टेंसेस का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर V3 लगा दिया तो बाद में भी V3 आएगा, और अगर V1 है तो बाद में भी V1 आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही सेंटेंस है। तो अब आफ्टर द मूवी एंडेड वी वेंट टू अ कैफ़े, ये तो ठीक लग रहा है। आफ्टर द मूवी एंड्स वी गो टू अ कैफ़े, तो ये प्रेजेंट में दे रखा है। अब प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा ये? क्या ये आदत है क्या कोई जो होती ही रहती है, या ये कोई फैक्ट है वेल नोन, ये होता ही रहता है कि हर बार जब मूवी खत्म होती है तो हम कैफ़े में जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई आदत तो नहीं बता रहा ये सेंटेंस, तो ये नहीं आएगा। एंडेड एंड गोज, अब यहाँ पे एक आपको V3 दे रखा है और एक आपको V की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया। एंड और वेंट, आफ्टर द मूवी एंड वी वेंट, अब यहाँ पे ये एंड जो है ये V की फर्स्ट फॉर्म है और वेंट जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये सही है, ये V3 है और ये भी V3 है, तो ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट, डन हो गया। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम देखें तो काफ़ी हमारा ये भी बढ़ाई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। आपका है ऑन 30 October 1926 हेनरी एंड मेबल स्टिम्सन स्टेप्ड ऑफ अ स्टीम ट्रेन इन क्योटो जापान एंड सेट इन मोशन एन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स दैट 2 decades लेटर लेड टू द डेथ्स ऑफ 1,40,000 पीपल इन अ सिटी मोर देन 300 किलोमीटर अवे। तो यहाँ पे क्या बात करें, द अमेरिकन कपल बिगेन देयर शॉर्ट हॉलीडे इन जापान्स फॉर्मर इंपीरियल कैपिटल बाय वॉकिंग फ्रॉम द रेलवे यार्ड टू देयर रूम एट द नियर बाय मियाको होटल। तो यहाँ पे बात करी गई है, हमें 2 लोगों के बारे में बताया गया है, हेनरी एंड मेबल स्टिम्सन, जिन्होंने जो किसी स्टीम ट्रेन से बाहर निकले हैं क्योटो जापान में, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बात करें कि 2 decades लेटर कोई चीज़ हुई, 1,40,000 लोग जो हैं वो मारे गए इस सिटी में 300 किलोमीटर अवे, ठीक है। द अमेरिकन कपल, अब ये पता चल गया कि ये जो 2 लोगों के नाम बताएंगे अमेरिकन कपल हैं, ठीक है, और उन्होंने एक शॉर्ट हॉलीडे प्लान करी थी शायद जापान से, और वो रेलवे यार्ड में कहीं तो घूम रहे थे और अपने रूम से जो है वो निकले थे, ठीक है। इतना दे रखा है आपको इसमें। इट वॉज ऑटम, द मैपल्स हैड टर्न क्रिम्सन, द गिंको ट्रीज हैड बर्स्ट इनटू अ गोल्डन शेड ऑफ येलो। इसमें सिर्फ यहाँ पे कलर्स ऑफ ट्री और सराउंडिंग्स बताए। हेनरी क्रॉनिकल्ड अ ब्यूटीफुल डे डिवोटेड टू साइट सीइंग इन हिज डायरी। हेनरी ने यहाँ पे अपनी साइट सीइंग के बारे में डायरी में लिखा है। अब क्या होता है, 19 years later, he had become the US Secretary of War, the chief civilian overseeing military operations in the Second World War। तो यहाँ पे बता दिया कि हेनरी जो अपनी डायरी में लिख रहा था, 19 साल बाद वो US सेक्रेटरी ऑफ वॉर का चीफ सिविलियन बन गया है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस को
ओवरसी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं एंड वुड सून जॉइन अ क्लैंडस्टाइन कमेटी ऑफ सोल्जर्स एंड साइंटिस्ट टास्क्ड विद डिसाइडिंग हाउ टू यूज़ अ फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। नाउ व्हाट इज क्लैंडस्टाइन? क्लैंडस्टाइन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो जल्दी ही सीक्रेट कमेटी का जो है वो उसको ज्वाइन करने वाला था। वन जापनीज सिटी टिक्ड सेवरल बॉक्सेस, द फॉर्मर इंपीरियल कैपिटल। The target committee agreed that Kyoto must be destroyed. They drew up a tactical bombing map and decided to aim for the city's railway yard just around the corner from the Miyako Hotel where the Simpsons had stayed in 1926. तो ये क्या बोल रहे हैं कि one Japanese city ticked several boxes, one the former imperial capital, the target committee agreed that Kyoto must be destroyed. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस कमेटी में वो मेंबर बनने वाला था उस टारगेट कमेटी ने ये डिसाइड करा कि क्योटो को डिस्ट्रॉय करना चाहिए बाय एटॉमिक बॉम्बिंग। दे ड्रू अप अ टैक्टिकल बॉम्बिंग मैप एंड डिसाइडेड टू एम फॉर द सिटीज़ रेलवे यार्ड। तो इन्होंने टैक्टिकली डिसाइड करा था कि इस सिटी को ही टारगेट करेंगे क्योंकि इसमें रेलवे यार्ड है और इनको इसी को डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पे मियाको होटल में स्टिम्सन्स जो है वो रहा था पहले 1926 में, 19 साल पहले। तो इसी वजह से स्टिम्सन ने प्लीड करा प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को कि आप क्योटो को बॉम्ब ना करें। ही सेंट केबल्स इन प्रोटेस्ट द जनरल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि द जनरल्स बिगेन रेफरिंग टू क्योटो एज स्टिम्सन्स पेट सिटी। इवेंचुअली ट्रूमैन एक्विसिड रिमूविंग क्योटो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टारगेट्स। तो यहाँ पे फिर एक्विसिड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वही होता है एक्सेप्टेंस विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया उसने कि ठीक है क्योटो को हम लिस्ट से हटा देते हैं, टारगेट नहीं करेंगे, हम उसकी जगह जो है हिरोशिमा को बॉम्ब करेंगे। द नेक्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वॉज इंटेंटेड फॉर कोकूरा, अ सिटी एट द टिप ऑफ जापान सदर्न आइलैंड ऑफ क्योशो। तो नेक्स्ट एटॉमिक टारगेट क्या था? पहला तो हिरोशिमा था, दूसरा टारगेट करा गया कि हम कोकूरा को टारगेट करेंगे, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त 3 days आफ्टर हिरोशिमा वॉज डिस्ट्रॉयड 6 US B-29 बॉम्बर्स वर लॉन्च्ड, ठीक है। अब ये 3 दिन बाद की बात करें, हिरोशिमा जिस दिन टारगेट हो गया उसके 3 दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ? इंक्लूडिंग द स्ट्राइक प्लेन बॉक्सकर अराउंड 10:45 बॉक्सकर प्रिपेयर टू रिलीज इट्स पेलोड बट अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट लॉग द टारगेट वॉज ऑब्सक्योर्ड बाय हैवी ग्राउंड हेज एंड स्मोक। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि बॉक्सकर जो ये प्लेन था इसके अंदर से इनको बेसिकली इसके थ्रू इनको बॉम्बिंग करनी थी, इस एयरक्राफ्ट के थ्रू। तो इन्होंने बताया कि फ़्लाइट ने ये बोला कि हैवी ग्राउंड हेज़ है, बहुत ज़्यादा हेज़ी है एटमॉस्फेयर, ब्लरी है एटमॉस्फेयर, स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें टारगेट ढंग से दिख नहीं पा रहा। द क्रू डिसाइडेड नॉट टू रिस्क एक्सीडेंटली ड्रॉपिंग द एटॉमिक बॉम्ब इन द रॉन्ग प्लेस। तो क्रू ने डिसाइड करा कि हम एक्सीडेंटली गलत जगह पर टारगेट पे हम ड्रॉप नहीं कर सकते एटॉमिक बॉम्ब को। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं बॉक्सकर देन हेडेड फॉर द सेकेंडरी टारगेट नागासाकी। इसी वजह से क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कोकूरा वाली प्लेस पे, इसलिए इन्होंने सेकंड टारगेट जो अपना बनाया वो नागासाकी को बनाया। बट इट टू वॉज ऑब्सक्योर्ड, वो भी इनको क्लियरली नहीं दिख रहा था। ऑब्सक्योर का मतलब वो होता है वही चीज़ जो हमें क्लियरली ना दिख रही हो। रनिंग लो ऑन फ्यूल द प्लेन प्रिपेयर टू रिटर्न टू बेस बट अ मोमेंट्री ब्रेक इन द क्लाउड्स गेव द बॉम्बार्डियर अ क्लियर व्यू ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल कमी था प्लेन के अंदर, तो प्लेन ने सोचा कि हमें कुछ भी टारगेट ढंग से नहीं दिख रहा, तो हम वापस रिटर्न टू बेस पे अपने वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन मोमेंट्री एक मोमेंट के लिए ऐसा हुआ कि क्लाउड्स जो है वो हट गए और जिसने बॉम्बिंग करनी थी उसको क्लियर व्यू दिखने लग गया सिटी का। तो अनबिकॉन टू एनीवन बिलो नागासाकी वॉज बॉम्ब ड्यू टू पासिंग क्लाउड्स ओवर कोकूरा। टू दिस डे द जापानीज रेफर टू कोकूरा's luck when one unknowingly escapes disaster. Roughly 2 lakh people died in the attacks on Hiroshima and Nagasaki and not Kyoto and कोकूरा, largely due to one couple's vacation 2 decades earlier and some passing clouds. तो 2 सिटीज़ टारगेट बनाई थी, क्योटो एंड कोकूरा। क्योटो को टारगेट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे जो है इनका वो कपल वेकेशन के लिए गया था स्टिम्सन। और कोकूरा को टारगेट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स की वजह से एक विजिबल लुक नहीं आ रहा था, विजिबल नहीं हो रहा था कि कहाँ पे बॉम्बिंग करनी है। नेक्स्ट, बट इफ़ सच रैंडम इवेंट्स कुड लेड टू सो मेनी डेथ्स एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ But if such random events could lead to so many deaths and change the direction of a globally destructive war, how are we to understand or predict the fates of human society? Where in the models of social change are we supposed to chart the variables for travel itineraries and clouds? तो यहाँ पे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और आपके ऊपर छोड़ दिया कि अगर इस तरीके की रैंडम चीज़ों की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि पहले तो टारगेट सिटी कुछ और थी, क्योटो और कोकूरा थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दी, हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट कर दिया और 2 लाख लोगों की डेथ हो गई। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके के रैंडम इवेंट्स की वजह से, कि सिर्फ पासिंग ऑफ क्लाउड्स की वजह से एक सिटी ने दूसरी सिटी को टारगेट कर दिया, और क्योंकि स्टिम्सन ने वहाँ पे वैकेशन करी थी इसलिए उसने बोला कि क्योटो को टारगेट मत करो, किसी और जगह को टारगेट कर लो, तो क्या ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगी ह्यूमन सोसाइटी का फेट, हमारे साथ क्या होगा? क्या ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी, इतनी रैंडम चीज़ें? अब यहाँ पे आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट मॉडलिंग एंड प्रेडिक्टिंग सोशल चेंज। लास्ट में आपको सोशल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन
स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अकाउंट फॉर ऑल वेरिएबल्स इंक्लूडिंग रैंडम पर्सनल चॉइसेस एंड वेदर इन हिस्टोरिकल मॉडल्स। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट मॉडलिंग एंड प्रिडिक्टिंग सोशल चेंज, कि सोसाइटी में हमारे क्या चेंज होने वाला है, कि क्या हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा हम ऑल वेरिएबल्स को अकाउंट में ले सकते हैं, रैंडम को भी, पर्सनल चॉइसेस को भी, वेदर को भी, और इसी तरीके की चीज़ें हिस्टोरिकल मॉडल्स में हुई हैं। फर्स्ट तो ये बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है सिर्फ मिलिट्री और पॉलिटिकल डिसीजंस ही शेप करते हैं हिस्ट्री को, जो मिलिट्री ने सोच लिया और जो पॉलिटिक्स ने डिसाइड कर लिया वही चीज़ें हिस्ट्री में हुई थी और होती हैं, ये बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है ना आउटकम्स ऑफ वॉर्स आर नेवर इन्फ्लुएंस बाय चांस, यानी कि ये बोल रहा है कि जो रिजल्ट्स आते हैं वॉर्स के वो कभी भी चांस पर डिपेंड नहीं करते, वो कभी भी रैंडम नहीं होते। फोर्थ बोल रहा है मॉडल्स ऑफ सोशल चेंज मस्ट कंटेंट विद अनप्रेडिक्टेबल एंड अनक्वान्टिफाइबल वेरिएबल्स दैट कैन ऑल्टर आउटकम्स ड्रामेटिकली। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सोशल चेंज जो है वो अनप्रेडिक्टेबल और अनक्वान्टिफाइबल वेरिएबल्स की वजह से चेंज होता रहता है, ठीक है, और वो कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें जो हैं वो आपके आउटकम्स को, सोशल चेंज किस तरीके से आएगा उसको ड्रामेटिकली ऑल्टर कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। तो यही वाला करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट है स्टिम्सन्स पर्सनल कनेक्शन टू क्योटो प्लेड अ रोल इन स्पेयरिंग द सिटी फ्रॉम एटॉमिक बॉम्बिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है द डिसीजन टू बॉम्ब नागासाकी इंस्टेड ऑफ कोकुरा वॉज इन्फ्लुएंस बाय वेदर कंडीशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, नागासाकी, क्योटो एंड कोकुरा वॉज ऑलवेज प्री डिटरमाइंड बाय मिलिट्री स्ट्रेटेजी विद नो एलिमेंट ऑफ चांस, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये तो बाय चांस ही टारगेट हुए थे, तो ये और भी करेक्ट है। फिर आता है आपका रफली 2 लाख पीपल डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ बॉम्बिंग्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, अभी हमने पढ़ा था, ये तो सही था। पासिंग क्लाउड्स प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग विच सिटी वॉज बॉम्ब्ड ऑन, ये भी ठीक है। द फेट ऑफ द सिटीज वॉज सॉलिडली डिटरमाइंड बाय द इनिशियल यूएस मिलिट्री प्लान्स, तो ये गलत है। यहाँ पे भी आपका ए और बी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट आपका है, फिर बताना है आपको टोन क्या है और ऑथर की क्या टोन थी, तो हम आपको ये बताना है डिटैच्ड और इंडिफरेंट था क्या वो, आपको ऐसा लगा कि कहीं पे भी ऑथर जो है वो डिटैच्ड था पैराग्राफ में या फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो ऐसा तो नहीं हुआ। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव था और क्वेश्चनिंग था। अब हमने लास्ट में देखा कि वो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे हमसे 2 चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग तो था उसका, रिफ्लेक्टिव था, इसका मतलब वो अपनी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो क्या कहना चाहता है, अपना जो भी उसकी टोन थी वो रिफ्लेक्टिव थी, चीज़ें वो बता रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, या वो सरकास्टिक था कहीं पे भी, क्या उसने ऐसे कुछ हंसी की बात बोली कोई भी, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो अनक्रिटिकल था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अनक्रिटिकल था, ठीक है, सपोर्ट कर रहा था क्या वो जो चीज़ें हुई, नहीं, वो क्रिटिकल था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। सेलिब्रेटरी का मतलब होता है बहुत खुश था, क्या ऐसा कुछ था, नहीं ऐसा भी नहीं था, तो यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर आता है हमारा व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑफ हिस्टोरिकल कैजुअलिटी फ्रॉम द पैसेज। तो हिस्ट्री ऑलवेज फॉलोज अ क्लियर एंड लॉजिकल पाथ डिटरमाइंड बाय लीडर्स एंड इंटेंशंस, गलत। सिमिंगली ट्रिवियल और रैंडम फैक्टर्स कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऐसा हमने देखा कि ट्रिवियल थिंग्स जैसे कि क्लाउड्स या फिर किसी का घूमना, ठीक है, किसी की हॉलीडे, इससे डिटरमाइन हुआ है यहाँ पे कि बॉम्बिंग कहाँ होगी, तो फिर ये तो सही है। वेदर एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस आर इरेलेवेंट, ये तो गलत है, ऐसा तो हमने देखा है कि वेदर और पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से ही यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। द फेट ऑफ सिटीज़ ड्यूरिंग द वॉर वॉज इंटायरली अ मैटर ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी, नो, ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट ये हो चुका है, तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी खत्म हो गया, हमारी 25 क्वेश्चन सारे सॉल्व हुए हैं। अब आप लोगों को जाके दोबारा से ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो CGL के जो फुल टेस्ट है उसका सेकंड वाला था ये, और आप इंग्लिश का सेक्शन अब दोबारा से लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।